नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज मैं आपको कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान में प्रथम शास्त्र में प्रकरण नंबर 9 प्राचीन नगर की चर्चा करूंगी। तो बच्चों, प्राचीन नगर, प्राचीन का मतलब क्या होता है बच्चों? तो प्राचीन का मतलब जो होता है कि बहुत ही पुराना, जिसको अपने भूतकाल बोल सकते हैं। तो भूतकाल के जो नगर हैं उसके बारे में इधर आपको पढ़ना है। तो बच्चों, अपने घर या आसपास अथवा पाठशाला में से पुरानी वस्तु खोजें और उसकी रचना, उपयोग तथा समय इत्यादि के बारे में अनुमान करके लिखें। तो बच्चों, आपको अपने घर के आसपास या पाठशाला में से कहीं से भी आप पुरानी वस्तु खोजिए और उसकी रचना, उपयोग तथा उसका समय काल कितना हो सकता है उसके बारे में आपको अनुमान करना है। अब जो है पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे क्या? अवशेष और इतिहास। अवशेष किसे कहेंगे और इतिहास किसे कहेंगे? तो बाढ़ या भूकंप जैसी प्राकृतिक घटनाओं से पृथ्वी पर एकदम नए नए परिवर्तन होते हैं। जहाँ पानी हो वहाँ जमीन, या जहाँ जमीन हो वहाँ पानी हो जाता है। जैसे कि बाढ़ आती है तो बच्चों, बाढ़ में क्या होता है? तो जहाँ ज़मीन होती है, देखते होंगे आप, वहाँ पर भी पानी आ जाता है। तो इसलिए कहा गया है कि जहाँ पानी हो वहाँ ज़मीन, जहाँ ज़मीन हो वहाँ पानी हो जाता है। कहीं तो छोटे बड़े शहर पृथ्वी के गर्भ में समा जाते हैं। मतलब कि भूकंप आता है तो धरती फट जाती है कई बार। तो जब फट जाती है तो उसमें बड़े के बड़े शहर, छोटे बड़े शहर जो है वो ज़मीन के अंदर समा जाते हैं। किसी कारणवश हो रही खुदाई, उत्खनन जिसे बोला जाता है, के दौरान ये नगर मिल आते हैं। बच्चों, जो पृथ्वी के गर्भ में जो है छोटे बड़े शहर समा जाते हैं, वो किसी कारणवश उत्खनन मतलब खुदाई के बाद ये नगर मिल आते हैं, जिनमें से सिक्के, औजार, बर्तन, गहने, खिलौने इत्यादि मिलते हैं। उत्खनन से प्राप्त इन चीज़ों को अवशेष कहते हैं। तो बच्चों, अवशेष की जो है परिभाषा क्या होगी? तो उत्खनन मतलब खुदाई से प्राप्त वस्तुओं को अवशेष कहते हैं। वो कौन कौन से हैं बच्चों? तो सिक्के, औजार, बर्तन, गहने, खिलौने इत्यादि आप लिख सकते हो। उत्खनन में मिले इन अवशेषों का ऐतिहासिक महत्व बहुत अधिक है। इन अवशेषों से हमें इतिहास की निरंतरता पता चलती है। इतिहासकार अपने इतिहास लेखन में इन अवशेषों से प्राप्त पूरक पोषक जानकारी से अपनी उलझन सुलझाते हैं। ऐसे अवशेषों का तुलनात्मक विश्लेषण करके तथा इस आधार सामग्री का विवेकपूर्ण उपयोग करके ही इतिहास को प्रामाणिक तौर पर अद्यतन रूप से रचा या लिखा जा सकता है। अब पहला जो है वो क्या है? सिंधु घाटी में मिले नगर। सिंधु घाटी की सभ्यता और नगरों की खोज। तो सन 1920-21 में सिंध और पंजाब में खुदाई के दौरान अचानक ही टीलों के नीचे दबे हुए 2 नगरों के अवशेष मिले। कब खुदाई हुई थी बच्चों? तो 1920-21 में क्या मिला? 2 नगर के अवशेष। उत्खनन कार्य आगे बढ़ने पर पूरे के पूरे शहर मिले। ये नगर प्रथम नगरीय संस्कृति के अवशेष के रूप में जाने जाते हैं। फिर तो भारत में लगभग 1000 नगरों की खोज हुई, जिनमें से मुख्य कौन कौन से हैं? सिंध में लरकाना जिले का मोहेंजोदड़ो नगर, पंजाब प्रांत का हड़प्पा नगर, राजस्थान का कालीबेगम नगर, कच्छ जिले में धोलावीरा नगर। ये नगर मुख्य रूप से सिंधु नदी की घाटी के प्रदेश में स्थित हैं, इसलिए इन्हें सिंधु घाटी की सभ्यता अथवा हड़प्पीय संस्कृति के रूप में पहचाना जाता है, जो आप इधर देख सकते हैं। यह संस्कृति ईस्वी सन पूर्व 2500 से 1500 वर्ष पुरानी मानी जाती है। यानी कि यह संस्कृति आज से लगभग 4500 वर्ष पुरानी है। उत्खनन के समय इन नगरों से ईंटों, गहनों, बर्तन, मूर्ति, खिलौने, औजार, हथियार, मुद्राएं आदि के अवशेष मिले हैं। इन नगरों की खोज से
खोज के साथ ही भारत को अति प्राचीन संस्कृति की यह विरासत मिली है जिस पर हम गर्व कर सकते हैं। तो बच्चों, भारत की जो अति प्राचीन संस्कृति है वो कौन सी है? तो सिंधु घाटी की संस्कृति, जिसको हड़प्पीय संस्कृति के नाम से जाना जाता है। अब गुजरात के प्राचीन नगर। तो अपने राज्य गुजरात में, जैसे कि हम जानते हैं हम कौन से राज्य में रहते हैं बच्चों? तो हम गुजरात राज्य में रहते हैं। तो यहाँ पर भी जो है सिंधु घाटी की संस्कृति के अवशेष मिले हुए हैं। तो वो अवशेष कहाँ कहाँ मिले हैं बच्चों? तो रंगपुर, रोजड़ी, लोथल तथा धोलावीरा आदि स्थलों पर मिले हैं। इनमें लोथल सबसे बड़ा नगर था। इसकी गणना सिंधु घाटी संस्कृति के महत्वपूर्ण बंदरगाह के रूप में गिनी जाती है या होती है। तो बच्चों, लोथल क्या था? उस समय का सबसे बड़ा नगर और महत्वपूर्ण बंदरगाह था। कब? तो सिंधु घाटी संस्कृति में आप बाजू में जो है 9.2 में लोथल बंदरगाह का काल्पनिक चित्र देख सकते हैं। यह अहमदाबाद जिले के ढोलका तहसील में है। कहाँ पर है? तो अहमदाबाद जिले के ढोलका तहसील में, मतलब कि हम जिस ज़िले में रहते हैं बच्चों, उस ज़िले का क्या नाम है? तो अहमदाबाद। ठीक है। तो उससे कितने किलोमीटर दूरी पर है? तो 80 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से खंभात की खाड़ी समीप है। मतलब यह कहाँ पर स्थित है? तो खंभात की खाड़ी के समीप स्थित है। इसके अलावा सौराष्ट्र में लिमड़ी के पास रंगपुर, गोंडल के समीप रोजड़ी, कच्छ में स्थित देसलपर तथा धोलावीरा जैसे नगर मिले हैं। अब ये नगरों के आयोजन कैसे थे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो नगर आयोजन सिंधु घाटी का किस तरह का था बच्चों? तो हड़प्पीय संस्कृति के समय मिले नगरों में मोहेंजोदड़ो, हड़प्पा तथा अन्य नगरों की तुलना वर्तमान नगरों के आयोजन से करें तो भी उनके टक्कर ले सके ऐसा आदर्श नगर आयोजन दिखाई देता है। मतलब उस समय का जो नगर आयोजन था किस तरह का था? एकदम आदर्श और व्यवस्थित। यह समस्त आयोजन उस युग में भी खूब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कितने अधिक विचार पूर्वक किया गया होगा, इस पर विचार करने पर हमें आज भी आश्चर्य होता है। सिंधु की संस्कृति के नगर का आयोजन के विविध पहलुओं को निम्न अनुसार देख सकते हैं। तो बच्चों, इसके पहलुओं को आपको देखना है। तो सबसे पहला पहलू क्या आएगा? तो मकान। तो मकान जो है वो नदी की बाढ़ से बचने के लिए इन नगरों के मकान ऊंचे चबूतरों पर बनाए जाते थे। अमीरों के मकान 2 मंजिले के थे। यहाँ के सभी मकानों के दरवाजे मुख्य मार्ग के बजाय छोटी गलियों में खुलते थे। मकानों में खिड़कियाँ नहीं दिखाई देती थी। मकान की ऊपरी मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ी भी उपलब्ध थी। प्रत्येक मकान में पानी के लिए एक कुआं, स्नानागार, गंदे पानी की निकासी के लिए मोरी, रसोई, शौचालय आदि की सुंदर व्यवस्था थी। जहाँ खार कुआं या मोरी की व्यवस्था नहीं थी वहाँ मिट्टी का छिद्रालु कुंडा जमीन में गाड़ दिया जाता था, जिसमें एकत्र होने वाला पानी बाहर बहकर जमीन की गहराई में शोषित हो जाता था। तो बच्चों, इस तरह का उनका जो है मकान की रचना थी। अब गलियां और सड़कें। तो सिंधु घाटी संस्कृति के 2 बड़े नगर मोहेंजोदड़ो तथा हड़प्पा थे। अतः यह नगर प्रधान संस्कृति थी ऐसा कहा जा सकता है। इन नगरों के मुख्य मार्ग, उनको जोड़ने वाले छोटे मार्ग, गलियां इत्यादि अत्यंत व्यवस्थित तथा परस्पर जुड़ी हुई थी। ये मुख्य मार्ग नगर के मध्य में एक दूसरे को समकोण पर काटते सीधे रेखा में जाते थे। मुख्य मार्ग लगभग 33 फीट चौड़े थे। रास्तों की सफाई भी की जाती थी। इसके अलावा मार्ग के आसपास कूड़ा करकट डालने के लिए गड्ढे बने थे। दिया बत्ती की भी व्यवस्था थी। मुख्य मार्गों को जोड़ने वाले कूचे और उन्हें जोड़ने वाली गलियां भी देखने को मिलती है। कूचे लगभग 12 से 15 फीट चौड़े तथा गलियां 9 से 12 फीट चौड़ी थी। लोथल नगर से प्राप्त अवशेषों से प्रमाणित होता है कि मुख्य मार्गों के दोनों ओर अलग अलग चीज वस्तुओं वाली दुकानों के बाजार थे। अब भूगर्भ गटर योजना। तो ये किसकी संस्कृति, कौन सी संस्कृति? मोहेंजोदड़ो की संस्कृति है बच्चों, जो सिंधु घाटी में समावेश होता है।
तो सिंधु घाटी की संस्कृति का एक विशिष्ट लक्षण जिस पर हम गर्व कर सकते हैं वह है भूगर्भ गटर योजना। यह भूगर्भ गटर योजना मोरी के नाम से पहचानी जाती थी। ऐसी सुंदर व्यवस्था थी कि पानी, कचरा आदि छोटी गटर से होकर बड़ी गटर में बह जाए, साथ ही बड़ी गटर में कचरा नीचे बैठ जाए और पानी ऊपर से बह जाए। इस प्रकार की व्यवस्था से अनुमान होता है कि सिंधु घाटी की संस्कृति के नगरों में लोगों की सुख सुविधा और सार्वजनिक आरोग्य का पूरा ध्यान रखा जाता था। अब क्या मिला बच्चों? तो सार्वजनिक भवन। सिंधु घाटी की संस्कृति के स्थलों का उत्खनन करते समय दूसरे बहुत से अवशेष मिले हैं। उनमें कुछ सार्वजनिक मकान भी शामिल हैं, जिनमें लगभग 15 मीटर लंबा और 33 मीटर चौड़ाई वाला एक पंक्ति में अनेक कमरों वाला विशाल भवन मिला है। संभवतः इसका उपयोग विद्यालय के रूप में होता रहा होगा। इस नगर में विशाल सभागृह के अवशेष भी मिले हैं। इसके अलावा अनाज संग्रह के लिए गोदाम जैसी विशाल इमारत भी मिली है। लोथल बंदरगाह पर जहाज़ों से उतारे गए माल सामान को रखने के लिए आमने सामने की पंक्ति में 14 बखारों वाला विशाल मकान भी मिला है। किला तथा महल जैसे अवशेष भी अनेक स्थानों पर मिले हैं। मोहेंजोदड़ो में एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार का अवशेष भी मिला है। यह तैरने वाला स्नानागार जिसको हौज बोलते हैं बच्चों, वो कितना? तो 12.10 लंबा और 7 मीटर चौड़ा, 2.49 मीटर गहरा, जिसमें पानी आने तथा गंदा पानी निकालने की व्यवस्था की थी। सिंधु घाटी की संस्कृति का नगर आयोजन जैसे सुव्यवस्थित, सुसंकलित और उत्तम इंजीनियरिंग कला और कौशल युक्त था। उपरांत वहाँ के लोग भी सुखी, समृद्ध तथा स्वच्छता के आग्रही थे। अब वो लोग का जीवन निर्वाह कैसे था? तो अलग अलग मिले नगरों में आहार तथा जीवन निर्वाह की पद्धति में समानता दिखाई देती है। जैसे कि हड़प्पीय कालीन लोग अनेक प्रकार की वनस्पतियों से प्राप्त सामग्री का आहार में उपयोग करते थे। उनके आहार में मछली का भी समावेश होता था। अनाज और जले हुए दानों की खोज से वे पुरातत्वविद आहार संबंधित बहुत सी जानकारी प्राप्त कर सके हैं। हड़प्पा संस्कृति के स्थलों से मिले अनाजों में गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना और तिल शामिल है। गुजरात के स्थलों में बाजरे के दाने भी मिले हैं। चावल के दाने बहुत कम मात्रा में मिले हैं। हड़प्पा संस्कृति के स्थलों में मिली पशुओं की हड्डियों में भैंस, बकरी, भेड़ और सूअर की हड्डियां शामिल हैं। पुरातत्वविदों ने इन सभी प्राणियों का पालतू होना सांकेतिक किया है। अब आर्थिक जीवन, तो प्राप्त अनाज के दानों से उस समय की खेती का संकेत मिलता है। मुद्राओं के रेखांकन तथा मिट्टी की मूर्तियां बैल संबंधित जानकारी का अंदाज देते हैं। पुरातत्वविद ऐसा मानते हैं कि बैलों का उपयोग खेत जोतने और दूसरे कृषि कार्यों के लिए किया जाता रहा होगा। हरियाणा तथा राजस्थान में मिले जुते हुए खेतों के अवशेष यह दर्शाते हैं कि उस समय लोग एक साथ 2 फसल उगाते होंगे। अफगानिस्तान में एक स्थान पर सिंचाई के लिए नहरों के अवशेष मिले हैं। इसके अलावा कुएं के पानी का उपयोग भी सिंचाई के लिए किया जाता था। गुजरात के धोलावीरा में प्राप्त जलाशय का उपयोग संभवतः खेती की सिंचाई के लिए जलाशय करने हेतु होता रहा होगा। उनके व्यवसाय धंधे में मिट्टी काम तथा धातु काम महत्वपूर्ण थे। मिट्टी के बर्तन बनाने की कला इन नगरों में खूब फूली फली थी। भारत के इत्र, सूती कपड़ों, मिर्च मसालों और हाथी दांत के कलात्मक वस्तुओं की मांग विदेशों में बहुत अधिक रहती थी। इस तरह उन्होंने व्यापार धंधे से अपना विकास किया था। उस जमाने में लोथल जो अहमदाबाद जिले में स्थित है बंदरगाह, बहुत बड़ा बंदरगाह था, जिसका प्रमाण वहां से प्राप्त हुए लंगर आदि के अवशेष देते हैं। यहाँ से बड़े पैमाने पर व्यापार होता था। अब सामाजिक जीवन बच्चों, तो सामान्यतः स्त्री और पुरुष 2 कपड़े पहनते थे। पुरुष कमर के नीचे के भाग में धोती जैसा कपड़ा लपेटते और ऊपर के भाग में बाहें कंधे
पर दुपट्टा रखते और स्त्रियां कमर के ऊपर के भाग में शाल से ढकती थी। ये लोग सौंदर्य प्रसाधनों के बहुत शौकीन थे। कंठी, बाजूबंद, हार इत्यादि गहने सोना, चांदी, हाथी दांत, कीमती पत्थरों या कांसे से बनाए जाते थे। वे पाउडर, अंजर, लिपस्टिक जैसे सौंदर्य प्रसाधनों का भी उपयोग करते थे। यहाँ गृह उपयोगी वस्तुएं मिट्टी के बर्तन, पत्थर की चक्कियाँ, हाथी दांत की सुई, हंसिया, आरी, मेज, कुर्सी, पलंग, दीवट, समादानी जो मोमबत्ती रखने के लिए, और स्याही की दवात आदि वस्तुएं भी मिली हैं। ये सभी चीज़ें उस समय के प्रजा की कला भावना तथा उनके संस्कृति विकास को व्यक्त करती हैं। अब सिंधु घाटी में कितने अवशेषों में खिलौने मिले हैं, आप खिलौनों के चित्र देख सकते हैं। यहाँ से छोटे बच्चों के मनोरंजन के लिए सुंदर खिलौने भी मिले हैं। इन खिलौनों के मुर्गे या अन्य पक्षियों के आकार की सीटियाँ, गुनगुना, गोली, मिट्टी की बैलगाड़ी का समावेश होता है। शतरंज का खेल उनमें अत्यंत लोकप्रिय था। उनकी मुद्राओं पर वीणा तथा तंबूरे के चित्र उनका संगीत प्रेम दर्शाते हैं। वहाँ मिली एक नर्तकी जिसको जो नाटक करती है वो कि कांस्य प्रतिमा के आधार पर कह सकते हैं कि वे उत्सव में नृत्य करते रहे होंगे। इस तरह लगता है कि वे नृत्य के शौकीन होंगे। अब उनकी मुद्राएं और लिपि। तो मुद्राओं और मोहरों का उपयोग दूर के संपर्कों के सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। सामान को बांधकर उस पर मिट्टी पोतकर मुहर लगाकर भेजा जाता था, जिससे सामान सुरक्षित रहता था तथा भेजने वाले का विवरण मिल जाता था। ऐसी अनेक मुहरें और मुद्रांकन भी उत्खनन के समय मिले हैं। लिपि की बात करें तो सबसे लंबे अभिलेख में 26 चिन्ह है, किंतु इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जाता है। इसे देखने में ऐसा लगता है कि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। इसके अलावा तांबे के हथियार, तांबे और मिट्टी की छोटी पट्टियाँ, आभूषण, सूचना पट्टी भी इस लिपि के लेख में दिखाई देती है। तो बच्चों ये लिपि आप देख सकते हो। लिपि कैसे लिखी जाती है, तो दाईं से बाईं ओर। धोलावीरा में प्राप्त हुई साइन बोर्ड यानी लिपि। इसके अलावा तौल माप के लिए छोटे बड़े आकार के अलग अलग माप के पत्थर के बाट भी मिले हैं। धातु से बनी तराजू भी मिली है। और जो है यहाँ पर जो है बच्चों आपका ये पाठ पूरा होता है। और फिर इसका जो स्वाध्याय इसमें दिया नहीं है, इसके अलावा आपको जो है पुनरावर्तन करने की आप कोशिश करिएगा।